हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यू अकेडमी। मैं चारू अग्रवाल आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नागमती वियोग खंड का तीसरा छंद। तो यहाँ पे हम तीसरा और चौथा छंद देखेंगे। ठीक है, ये दो छंद हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले पहला और दूसरे छंद की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही इससे पहले की जो 4 किताबें हैं वो भी मैंने पढ़ा दी हैं, तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन किताबों को भी पढ़ सकते हैं, वरना मैं आई बटन पे लगा दूंगी वीडियोस, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, यहाँ नागमती वियोग खंड में हम नागमती के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि उसके पति राजा रत्नसेन के जाने से बहुत ज्यादा दुखी है। तो यहाँ पे 12 मासे का वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पे पहले तो परिस्थिति बताई जा रही है। देखिए, इस वाले छंद में परिस्थिति बताई जाएगी, तो यहाँ पर हम पहले परिस्थिति देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो चौथा छंद है, ठीक है, चौथे छंद से हम क्या बताएंगे कि 12 मासे किस तरीके से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए पहले ये छंद देखते हैं। पाठ महोदय हिय नहारु, समुचि जीव चित चेतु संभारु, भोर कंवल संग होई मिगावा, सांवरी नेह मालती पहनावा, पपीहे स्वाति सो जब प्रीति, टेकू पियास बांधूत मन थीति, धगती ही जैस गगन सो नेहा, पलटिए आव वर्षा ऋतु मेहा, पुनि वसंत ऋतु अब नवेली, सोगस सो मधुकर सो बेली, जेनी जब जीव करसी तू बारी, यह तरीवर पुनि उठही सवारी, दिन दस बिनु जल सूखी विनाशा, पुनि सोई सरोवर सोई हंसा, मिलही जो बिछुगी साजन, अक्रम भेटी गहत, तपनी मृग शीगा जे है, सो आधा पनुहत। संदर्भ देखिए, संदर्भ वही रहेगा, संदर्भ में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियां सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के महाकाव्य पद्मावत से ली गई हैं। इसके संपादक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। प्रसंग देखिए, प्रसंग में क्या होता है कि छोटी सी ना समरी होती है कि हमने जो छंद पढ़ा है वो किस तरीके से एक्सप्लेन करना है हमें, यानी कि उसमें क्या दिया गया है। ठीक है, विघरणी नागमती को उसकी सखियां धैर्य बांधती हुई कहती हैं कि तुम इतनी निराश मत हो, जीवन में सुख और दुख लगा ही रहता है, दुख के बाद सुख अवश्य आता है। यह सोचकर तुम्हें धैर्य पूर्वक इस विरह दुख को झेलना है। हमें पूरा विश्वास है कि तुम्हारा वह प्रियतम अवश्य लौटेगा और तुम्हारे जीवन में बसंत की बहार पुनः आएगी। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे जो ये छंद दिया है इसमें क्या बताया गया है, इसमें नागमती को उसकी सखियां धैर्य बांधती हैं। यानी कि जैसा कि होता है कि कभी भी हम दुखी होते हैं तो हमारे दोस्त क्या करते हैं, हमें आते हैं और आश्वासन देते हैं। उसी तरीके से है कि वो उसे आश्वासन देती हैं कि तुम इतनी ज्यादा दुखी मत हो। किसी के जीवन में सुख पहले आता है, किसी के जीवन में दुख पहले आता है, तो इस दुख को भी अच्छे से संभालो, इस दुख के समय को अच्छे से बिताओ, क्योंकि हमें विश्वास है कि इस दुख के बाद तुम्हारे जीवन में सुख भी आएगा। यानी कि जो तुम्हारा प्रियतम है, यानी तुम्हारा जो पति है, वो जो तुम्हें आज छोड़कर चला गया है, वो एक दिन वापस आ जाएगा, और जिस दिन वो वापस आएगा उसी दिन तुम्हारे जीवन में वसंत की बहार आ जाएगी, यानी कि खुशियां वापस आ जाएंगी। अब व्याख्या देखिए। नागमती की सखियां उसे समझाती हुई कहने लगी, हे पटरानी, तुम्हें अपने हृदय में इतना निराश नहीं होना चाहिए। मन को समझाओ और चेतना को संभालो। भंवर कमल के पास मिलने जाता अवश्य है, किंतु वह मालती का स्नेह स्मरण का वापस भी लौटता है। हमें पूरा विश्वास है इसी तरह राजा रत्नसेन तुम्हारे स्नेह का स्मरण कर तुम्हारे पास अवश्य लौटेंगे। तो यहाँ पे सखियां कहना चाहती हैं नागमती से कि हे पटरानी, तुम अपने हृदय में इतने निराश मत हो, मतलब तुम जीने की आस मत छोड़ो, तुम इतनी ज्यादा निराशा में मत जाओ, और अपने मन को समझाओ, अपनी चेतना को समझाओ। अब यहाँ पर वो उदाहरण देती हैं कि भंवरा जो होता है वो कमल के पास जाता अवश्य है, लेकिन जैसे ही उसे मालती का प्यार याद आता है वो वापस आ जाता है। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि हमें विश्वास है कि इसी तरह राजा रत्नसेन को भी जैसे ही तुम्हारे प्रेम का स्मरण होगा, जैसे ही उन्हें तुम्हारी याद आएगी, वैसे ही वो भी वापस आ जाएंगे। आगे देखिए। पपीहे को जैसा एकनिष्ठ प्रेम स्वाति नक्षत्र के जल से होता है, उसी प्रकार तुम भी अपने हृदय में अपने स्वामी के प्रति अनन्य एवं एकनिष्ठ प्रेम धारण करो। जिस प्रकार पपीहा अपने प्यास को रोके हुए एकनिष्ठ होकर स्वाति के जल की आशा लगाए रहता है और अंततः उसकी अभिलाषा पूरी होती है, उसी प्रकार
तुम्हें भी एकनिष्ठ भाव से अपने स्वामी की प्रतीक्षा करते हुए अपने मन में धैर्य बनाए रखना है। अब यहाँ पर वो दूसरा उदाहरण देती हैं और कहती हैं कि पपीहा जो होता है, पपीहा स्वाति नक्षत्र के जल से बहुत प्रेम करता है, यानी उसी जल को पीता है। तो कहती हैं कि तुम भी अपने हृदय में अपने स्वामी को, अपने पति को इसी तरह से रखो, उनसे वैसा ही प्रेम करो जैसा प्रेम पपीहा स्वाति नक्षत्र के जल से करता है। अब वो कहते हैं कि जिस प्रकार पपीहा अपनी प्यास को क्या होता है, रोक के रखता है, क्योंकि वो एकनिष्ठ होकर स्वाति के जो स्वाति नक्षत्र है उसके जल की आशा करता है, ठीक है। और अंततः उसका क्या होता है, अभिलाषा पूरी होती है, यानी स्वाति नक्षत्र में उसे स्वाति नक्षत्र का जल मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार तुम भी ऐसे ही एकनिष्ठ भाव से अपने स्वामी की प्रतीक्षा करती रहो और अपने मन में धैर्य बना के रखो, यानी कि थोड़ा सा पेशेंस रखो और इतनी ज्यादा निराश मत हो। आगे वो कहती हैं कि धरती जैसे आकाश से प्रेम करती है वैसे ही तुम भी राजा रत्नसेन से प्रेम करती रहो। धरती का प्रेम बेकार नहीं जाता। आकाश मेघों के रूप में पानी बरसा कर पृथ्वी से आ मिलता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा प्रिय भी लौट कर आएगा और तुम्हें अपने स्नेह से अपल्लवित कर देगा। अब यहाँ पे धरती और आकाश का उदाहरण लिया जाता है। वो कहती है कि धरती और आकाश क्या है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ठीक है। धरती किससे प्रेम करती है, आकाश से प्रेम करती है। वैसे ही तुम भी राजा जो रत्नसेन है उनसे प्रेम करती हो, हमें पता है। तो धरती का प्रेम कभी बेकार नहीं जाता है, ठीक है। धरती और आकाश को आपको भी पता है कि उनमें कितनी दूरी है, वो कभी मिल नहीं सकते, लेकिन वो कहते हैं कि धरती का प्रेम बेकार नहीं जाता। जब आकाश से बादल जो है वो अपनी बारिश करते हैं, ठीक है, जब पानी बरसाते हैं, तो वो पानी क्या होता है, जब पृथ्वी पर आके गिरता है, पृथ्वी से धरती से मिलता है, तो एक तरह से आकाश का जो प्रेम है वो धरती को मिलता है। तो वो यहाँ कहते हैं कि ठीक उसी तरह तुम्हारा प्रिय भी लौट कर आएगा और तुम्हें अपने स्नेह से अपल्लवित कर देगा, यानी कि वो तुम्हें बहुत प्यार करेगा। हे रानी, तुम्हारे जीवन में फिर से वसंत की बहार आएगी और फिर से वही भौरा होगा, वही फूल होंगे, वही रस और रस भरी प्रेम क्रीड़ाएं होंगी। हे भोली सुंदरी, तुम अपने मन को हताश मत करो, यह शरीर रूपी वृक्ष प्रिय के आने से फिर से पल्लवित हो उठेगा। अब यहाँ पर कहते हैं कि हे रानी, तुम्हारे जीवन में फिर से वसंत की बहार आएगी, फिर से भौरा होगा, वही फूल होंगे, वही रस भरी प्रेम क्रीड़ाएं होंगी, यानी कि तुम्हारे जीवन में फिर से खुशियां लौट आएंगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हे भोली सुंदरी, तुम अपने मन को हताश मत करो, यानी कि इतना ज्यादा दुखी मत हो, इतना ज्यादा खुद को निराश मत करो या जीने की आस मत छोड़ो। यह शरीर रूपी वृक्ष प्रिय के आने पर फिर से पल्लवित हो उठेगा, यानी कि तुम्हारा जो शरीर है वो फिर से खिल उठेगा। जैसे कुछ दिनों तक वर्षा न होने पर सरोवर का जल सूख जाता है, किंतु वर्षा होने पर सरोवर पुनः जल से भर उठता है, और जो हंस सरोवर को छोड़कर चले गए थे वे पुनः उसका स्मरण कर वापस आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे जो प्रियतम तुम्हें छोड़कर चले गए हैं वे वापस आकर फिर से तुम्हें अंक में भरकर स्नेह से भेटेंगे। यहाँ कहते हैं कि जिस तरह से वर्षा नहीं होती और जब पानी सूख जाता है तालाबों का, तो क्या होता है कि पानी सूख जाने पर वहां पे क्या होता है, उसके जो जीव जंतु होते हैं, यानी कि उसमें जो रहने वाले जानवर होते हैं, जैसे मेंढक हो गया, हंस हो गए, है ना, बतख हो गई, तो ये सब क्या होता है, वो सब छोड़ जाते हैं। ठीक है, वर्षा न होने पर क्या होता है, सरोवर का जल सूख जाता है और क्या होता है कि जो जीव जंतु हैं वो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पे मेनली किसकी बात हुई है, हंस की बात हुई है कि हंस क्या होता है, सरोवर छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब वर्षा होती है और सरोवर पुनः जल से भर जाता है तो क्या होता है कि उन्हें, हंसों को अपने पुराने घर की याद आती है, उस सरोवर की याद आती है और वो वापस वहां पर आ जाते हैं। इसी तरह तुम्हारा जो प्रियतम है, तुम्हारा जो पति है जो तुम्हें छोड़कर चला गया है, वो फिर से वापस आ जाएगा और तुम्हें अंक में भरकर स्नेह भेटेगा, यानी कि तुम्हें गले से लगा लेगा और तुम्हें बहुत प्यार करेगा। सच तो यह है कि जो पौधे मृगशिरा नक्षत्र की तीव्र तपन को सहन करते हैं उन्हें ही आर्द्रा नक्षत्र की घंघोर वर्षा में पल्लवित होने का अवसर मिलता है। यहाँ पे देखिए मृगशिरा नक्षत्र की बात हुई है। मृगशिरा नक्षत्र कौन सा होता है, मृगशिरा नक्षत्र आता है ज्येष्ठ के महीने में। कौन से महीने में, ज्येष्ठ के महीने में। ज्येष्ठ का महीना कौन सा होता है, बिल्कुल भयंकर गर्मी का महीना होता है। आप अगर कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 15 मई से लेके 15 जून या थोड़ा बहुत एक दो डेट आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि हिंदी के महीने थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं तिथियों के हिसाब से। तो ये वाला जो टाइम होता है ना, ये इस समय पे तो बारिश भी देखने के लिए नहीं मिलती। ये होती है मृगशिरा नक्षत्र का समय। ठीक है, जब बहुत 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 ज्यादा गर्मी होती है, बिल्कुल एकदम तालाब वालाब सूख जाएंगे, सब कुछ सूखा सूखा हो जाता है और डिहाइड्रेशन भी हमें बहुत होने लगती है, लू फैलने लगती है।
फिर आता है आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र कौन सा होता है? आर्द्रा नक्षत्र होता है वो मौसम जब ना अगर मैं कहूँ सावन का महीना हम कह सकते हैं, आर्द्रा नक्षत्र आएगा सावन में, ठीक है। सावन का महीना जब ना बहुत ज्यादा बारिश होती है, सावन भादो बारिश होती है, आप लोगों ने सुना होगा, उस समय लगता है आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र का टाइम हम मान सकते हैं अगस्त में, ठीक है। अगस्त का टाइम होता है जिस समय बहुत ज्यादा बारिश होती है, वो आर्द्रा नक्षत्र का समय होता है। जब ना अब तो खैर बारिश कम होने लगी है, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र का समय जो होता है वो बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश का होता है, कि उस समय बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो कहते हैं जो बहुत ज्यादा गर्मी झेलता है ना, उसे ही बहुत उसे ही जो बारिश की ठंडक है वो मिल पाती है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि भाव यह है कि जिस विरह ताप को तुम सह रही हो उसकी भी परिणति अंततः संयोग सुख होगी, इसलिए तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कहते हैं कि जिस तरह से तुम इस विरह के ताप को, इस तपन को झेल रही हो, इस दुख को झेल रही हो, अंत क्या होगा इसका भी संयोग से खुश सुखांत होगा, यानी कि तुम्हें अंत में सुख ही प्राप्त होगा। इसलिए तुम इतनी ज्यादा निराश मत हो, इतनी ज्यादा दुखी मत हो, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे अब आता है भाव सौंदर्य मगा और काव्य सौंदर्य। भाव सौंदर्य क्या है? भाव सौंदर्य होती है थोड़ी विशेषताएं, ठीक है, कि हमने जो पढ़ा उसकी विशेषताएं क्या है। तो थोड़ा सा अगर हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें विशेषताएं खुद ही नजर आने लगती हैं। पहला देखिए, नागमती प्रेषित नायिका है, यानी कि नायिका है इसमें जो दुखी है, सखियां उसे धैर्य बंधाकर उसे निराश मन को आशा भर आश्वासन प्रदान करती हैं। तो यहाँ पे क्या है, उसकी सखियां क्या है, उसे धैर्य बंधा रही हैं और उसे आश्वासन दे रही हैं। दूसरा देखिए, वर्षा के 10 नक्षत्र बताए गए हैं, इनमें से आर्द्रा नक्षत्र में मूसलाधार वर्षा होती है। अगर आपको ये नहीं भी याद रहता है तो इस लाइन को छोड़ दीजिएगा कि उसके 10 नक्षत्र बताए गए हैं। सीधा है कि यहाँ पे वर्षा ऋतु के आर्द्रा नक्षत्र की बात हुई है जिसमें मूसलाधार वर्षा होती है, ठीक है। तीसरा है मृगशिरा नक्षत्र ज्येष्ठ मास में लगता है और तब खूब गर्मी पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मृगशिरा नक्षत्र कब लगता है? ज्येष्ठ के महीने में लगता है। ज्येष्ठ का महीना कब होता है? ज्येष्ठ का महीना होता है मई से जून के बीच का, ठीक है, जिसे जेठ का महीना भी बोलते हैं। बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है ज्येष्ठ, ना कि जेठ, ठीक है। अब यहाँ पे काव्य सौंदर्य देखिए, इसमें भाषा अवधि रहेगी, रस वियोग श्रृंगार, छंद दोहा चौपाई, भाषा शैली अलंकारिक, ये चारों चीजें सेम रहने वाली हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन चारों चीजों में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं आएगा। अलंकार बदलते हैं। अलंकार इसमें है अप्रस्तुत प्रशंसा, प्रतिवस्तु उपमा, यहाँ पे कॉमा है दोनों के बीच में, और वक्रोक्ति और रूपातिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। यहाँ पे ये सब अलंकार हैं। अब अगला जो हमारा छंद है वो देखते हैं। नेक्स्ट है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिघह धुंध दल बाजा, धूम साम धोगे घन आए, श्वेत ध्वजा ब्रज प्रांति दिखाए, खड़ग बीजु चमके चहुओरा, बुंद बान बरसई घन घोरा, ओनई घटा आई चहु फेरी, कंत उबारू मदन हो घेरी, दादुर मोरी कोकिला, पीऊ गिरे बीजू, घट रहे न जीरू, पुष्प नखत से ऊपर आवा, हो बिनु ना मंदिर को धावा, आधा लाग लागी मुई लेई, मोही बिनु पीऊ को आदर देई, जिन घर कंता से सुखी, तिहि गारो ओ गरु, कंत पियागा बाहिरे, हम सुख भूला सरु। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बात हुई है, यहाँ पे चढ़ा आषाढ़, यहाँ पे आषाढ़ से शुरुआत हुई है। यहाँ पे क्या है, इसमें 12 मासे की शुरुआत कर दी गई है। किसकी शुरुआत की गई है? 12 मासे की शुरुआत कर दी गई है। 12 मासे यानी कि आने वाले जो 12 छंद है ना, उनमें आपको क्या है, हिंदी के 12 महीनों के बारे में जानने को मिलेगा कि इन 12 महीनों में जो नागमती हैं उन्हें किस तरीके का दुख हुआ, किस तरीके का वियोग हुआ, कैसे कैसे मौसम बदलते गए और उन्होंने हर मौसम से अपनी परिस्थिति की तुलना की और अपने दुख को बयां किया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कभी भी 12 मासे का आप हिंदी साहित्य के अंदर बखान करते हैं, यानी 12 मासे की शुरुआत करते हैं, तो आप किससे शुरुआत करेंगे? आषाढ़ के महीने से, ठीक है। जो भी सारे महीने हैं हिंदी के लिए उन्हें क्रम से जाएगा, लेकिन जो शुरुआत होगी वो आषाढ़ के महीने से शुरुआत की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम आषाढ़ से यहाँ शुरुआत करते हैं। पहले आषाढ़ का महीना आएगा, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके सारे महीने बदलते रहेंगे और हम आगे पढ़ेंगे तो हमें सब देखने के लिए मिलेगा, ठीक है।
संदर्भ देखिए, आप संदर्भ वही रहेगा, संदर्भ में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियां सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के महाकाव्य पद्मावत से ली गई हैं और इसके संपादक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। प्रसंग देखिए, चित्तौड़ का राजा रत्नसेन पद्मावती से विवाह करने के लिए सिंगलदीप चला गया। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि जो राजा रत्नसेन है वो पद्मावती से विवाह करने के लिए गए हैं। उसके वियोग में रानी नागमती विरह का अनुभव करती हुई अत्यंत विकल हो गई हैं। विकल्प नहीं होगा, यहाँ पे विकल होगा, विकल हो गई हैं। इन पंक्तियों में बागामासे के माध्यम से जायसी ने नागमती की इस विरह वेदना का चित्रण किया है। बागामासे का प्रारंभ आषाढ़ मास से किया गया है। आषाढ़ मास में विरहनी नागमती क्या अनुभव कर रही हैं, इसका वर्णन करते हुए कवि कहता है। ये वाली जो लाइन है ना, ये बहुत मेन है। अगर आपको ऊपर का भी सब याद नहीं रहता है तो यहाँ पे जैसे लिखा है ना, आषाढ़ मास में विरहनी नागमती क्या अनुभव कर रही है, इसका वर्णन करते हुए कवि कहता है। तो ये ना एक छोटी सी लाइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए। क्या है? इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट लाइन? क्योंकि अगर आप भूल जाते हैं और नागमती का कोई भी ये छंद आपके एग्जाम में आता है तो आप सिर्फ इतना समझ जाएंगे आगे के पढ़ने से, जैसे चढ़ा आषाढ़ ये है इसकी शुरुआत, तो इसी तरीके से सावन है, कुआर है, भादो है, तो ये सब जब मौसम आएंगे, ये सब जब महीने आएंगे तो आपको क्या करना है, बस इसे ही लिख देना है और ये लिख देना है कि इस समय नागमती क्या अनुभव कर रही है, इसे कहते हुए कवि कहता है। ठीक है, इसका वर्णन करते हुए कवि कहता है। तो अगर आप ये चीज याद रखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इससे आपका एक प्रसंग तैयार हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे व्याख्या देखिए। आषाढ़ का महीना लग गया है, आकाश में बादल गर्जना करने लगे हैं। बादलों की इस गर्जना को सुनकर विरहनी नागमती को ऐसा लग रहा है कि मानो विरह ने अपनी सेना सजाकर युद्ध के नगाड़े बजा दिए हों। आकाश रूपी रण क्षेत्र में धूमिल श्यामल धवल रंग के बादल रूपी योद्धा इधर से उधर दौड़ने लगे। बगलों की श्वेत पंक्ति ही मानो आकाश में फहराती हुई सफेद पताका है। तलवार रूपी बिजली चमक रही है और बूंद रूपी बाणों की घंघोर वर्षा हो रही है। नागमती को आकाश में घिरी काली काली घटाओं से काम भावना उत्पन्न हो रही है। अतः वह अपने प्रियतम को पुकारती हुई कहती है कि हे प्रिय, इन काली घटाओं को देखकर कामदेव ने मुझे घेर लिया है। अब तुम ही आकर मुझे इस दुष्ट से बचाओ। वर्षा ऋतु में मेंढक, मोर, कोयल, पपीहा मधुर स्वर में बोल रहे हैं। बिजली चमककर गिर रही है। इस संपूर्ण उद्दीपक दृश्य को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए नागमती क्या कहती हैं कि आषाढ़ का महीना लग गया है, आकाश में क्या है, आषाढ़ के महीने में वर्षा का समय है, तो बादल क्या है, गर्जना कर रहे हैं, बादल गरज रहे हैं। और बादलों की इस गर्जन को सुनकर, बादल के इस शोर को सुनकर जो नागमती है उसे ऐसा लग रहा है कि मानो उसकी जो विरह है वो एक सेना बनाकर, उसके मतलब उसका जो दुख है वो एक सेना की तरह से सामने उसके खड़ा है और उसे और ज्यादा डरा रहा है। आकाश रूपी रण क्षेत्र में धूमिल श्यामल धवल रंग के बादल रूपी, यहाँ पे क्या है, आकाश में जो आकाश को रण क्षेत्र बताया गया है और जो बादल हैं उन्हें क्या कहा गया है, धूल से सने हुए काले रंग के जो बादल हैं वो क्या है, योद्धा की तरह इधर उधर दौड़ने में लगे हुए हैं। जब युद्ध होता है तो सब योद्धा इधर उधर दौड़ते लड़ते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। बगुलों की श्वेत पंक्ति ही मानो आकाश में फहराती हुई सफेद पताका है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो बगुलों की पंक्ति है, कभी भी एक पक्षी नहीं उड़ता है। आपने देखा होगा कि झुंड में पक्षी जाते हैं जब भी वर्षा होने वाली होती है। तो यहाँ पे देखिए आपको बगुलों की पंक्ति देखने की नहीं मिलेगी, यानी बहुत सारे बगुलों की एक लाइन देखने की नहीं मिलेगी उड़ते हुए। तो वो कह रही है कि वही चीज क्या है, आकाश में फहराती हुई सफेद पताका। सफेद पताका मतलब पताका होता है वो झंडा, ठीक है, तो सफेद झंडा है। ठीक है, तलवार रूपी बिजली चमक रही है और बूंद रूपी बाणों की घंघोर वर्षा हो रही है। अब यहाँ पे जो बिजली का चमकना और बूंदों का गिरना, क्या कह रहे हैं, तलवार और बाण जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी कि वो मुझे बहुत ही घायल कर रहे हैं, मुझे और ज्यादा पीड़ा दे रहे हैं। नागमती को आकाश में घिरी काली काली घटाओं से काम भावना उत्पन्न हो रही है, यानी कि ये जो मौसम है ये बहुत ही सुहाना और अच्छा मौसम होता है। तो वो कहते हैं कि इस समय मेरे अंदर जो मेरी काम भावना है वो उत्पन्न हो रही है। अतः वे अपने प्रियतम को पुकारती हुई कहती हैं कि हे प्रिय, इन सब काली घटाओं को देखकर कामदेव ने मुझे घेर लिया है, तुम ही आकर मुझे इस दुष्ट से बचाओ। यानी कि मेरे अंदर की जो काम भावना है उसे केवल तुम ही शांत कर सकते हो। वर्षा ऋतु में मेंढक, मोर, कोयल, पपीहा मधुर स्वर में बोल रहे हैं। बिजली चमक कर गिर रही है। इस संपूर्ण उद्दीपक दृश्य, उद्दीपक होता है मनमोहक दृश्य, यानी कि मन को हरने वाला दृश्य। ऐसे दृश्य को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि
अब मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह पाएंगे। यानी कि इतने ज़्यादा अच्छे मौसम में, इतने ज़्यादा अगर मैं हमारी लैंग्वेज में कहूँ तो हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक उस समय मौसम था, बहुत ज़्यादा रोमांटिक टाइम था। तो ऐसे मौसम में मैं तुम्हारे अलग होने के दुख को झेल नहीं पा रही हूँ, और ये सब जो कि इतना प्यारा है, उस सबको देखकर मुझे और ज़्यादा दुख हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अब मेरे प्राण जो हैं वो मेरे शरीर में नहीं रह पाएंगे। आगे देखिए, हे प्रिय, अब तो वर्षा ऋतु का पुष्य नक्षत्र लग गया है। मैं अपने प्रियतम के बिना घर में अकेली हूँ। भला कौन मेरे घर को सुशोभित करेगा। अब तो आधा नक्षत्र भी लग गया है। खेत पानी से लबालब भर गए हैं और पृथ्वी बीज धारण करने योग्य बन गई है। इस कामोद्दीपक ऋतु में प्रिय ही मुझे आदर दे सकता है। अब उसके बिना भला कौन मुझे आदर देगा, कौन मेरी चाहना करेगा। मैं तो मानती हूँ कि जिनके प्रियतम घर पर हैं वह स्त्री सुखी है, और वही गौरव और गर्व का अनुभव कर सकती है। मेरे प्राणाधार प्रियतम तो घर से बाहर परदेश में है। वस्तुतः मैं तो अपने संपूर्ण सुखों को विस्तृत कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे नागमती कहती है कि जो वर्षा ऋतु का पुष्य नक्षत्र है वो लग गया है, लेकिन मेरे प्रियतम घर नहीं आए हैं। मैं प्रियतम के बिना घर में अकेली हूँ। भला मेरे घर को कौन सुशोभित करेगा, यानी कि सुशोभित करना कि मेरे घर की शान कौन बढ़ाएगा। ठीक है, अब तो आधा नक्षत्र लग गया। आधा नक्षत्र में क्या होता है, बहुत तेज बारिश होती है, और खेत बारिश हो गई है, यानी कि खेत पानी से भर गए हैं। पृथ्वी ने बीज धारण मतलब पृथ्वी ऐसी हो गई है कि अब उसमें बीज बोया जा सकता है। ठीक है, इस कामोद्दीपक ऋतु यानी कि मनमोहक ऋतु में प्रिय ही मुझे आदर दे सकते हैं, और अब उनके बिना भला मुझे कौन आदर देगा, यानी कि कौन मुझे प्रेम करेगा, कौन मेरी चाहना करेगा, कौन मुझे चाहेगा। मैं तो मानती हूँ कि जिसके घर प्रियतम है वे स्त्रियां सुखी हैं, तथा वे ही गौरव व गर्व का अनुभव करती हैं। यानी कि जिसके प्रियतम, जिसके पति उसके साथ होता है, वही स्त्रियां खुश होती हैं, उन्हें ही गौरव व गर्व का अनुभव होता है। मेरे प्राणाधार प्रियतम तो घर से बाहर परदेश में है। मेरे जो प्रिय हैं वो तो परदेश में है, और मैं अपने संपूर्ण सुखों को विस्तृत कर चुकी हूँ, यानी कि मैं अपने संपूर्ण सुखों को छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि जैसे ही मेरे प्रियतम मुझे छोड़ के गए वो मेरे साथ अपने मेरी जो खुशियां थी, मेरे जो सुख थे वो भी ले गए। आगे देखिए, अब आता है भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य। भाव सौंदर्य में देखिए, बारह मासे का प्रारंभ वर्षा ऋतु से होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बारह मासे का जो प्रारंभ होता है वो आषाढ़ के महीने से किया जाता है। आषाढ़ का महीना कब आता है, वर्षा ऋतु में। ठीक है, इसलिए जायसी ने इसका प्रारंभ आषाढ़ मास से किया है। नेक्स्ट है प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप से किया गया है। प्रकृति के बारे में बताया गया है कैसी है, बादल, बिजली, वर्षा, आकाश, सबके बारे में बताया गया है। तो ये प्रकृति का चित्रण है। नेक्स्ट, जायसी को वर्षा ऋतु के नक्षत्र की जानकारी थी। इसमें वर्षा ऋतु के दो नक्षत्र, पुष्प नहीं है यहाँ पे, पुष्य आएगा, पुष्य। ठीक है, और आर्धा नक्षत्र का उल्लेख है। भाषा वही रहेगी, रस वही, छंद वही, भाषा शैली भी वही रहेगी। अलंकार यहाँ पे कौन कौन से हैं, रूपक, उत्प्रेक्षा और मांडविकरण अलंकार है। ठीक है, अब इसी के साथ यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे ही आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना है, या कोई भी आपको बात करनी है, या आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, या कुछ भी आपको चाहिए, तो वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।